वीड कंट्रोल और खरपतवार नियंत्रण में अपने पास 3 विधियां हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक तो 2 फिजिकल और मैकेनिकल मेथड होते हैं, भौतिक और यांत्रिक, इनके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में 2 नंबर पे अपन ने किया था बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक नियंत्रण में। अब लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केमिकल कंट्रोल या रासायनिक नियंत्रण। अब इसमें रासायनिक नियंत्रण में पहले तो थोड़ा सा अपन जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते। देखिए 2 टर्म्स आती है रासायनिक नियंत्रण में, एक आता है हर्बिसाइड और एक आता है विडिसाइड। हर्बिसाइड बोले तो शाकनाशी, शाकनाशी, और एक होता है आपका विडिसाइड यानी खरपतवारनाशी। देखिए इनके नाम से पता चल रहा है कि जो शाकनाशी है, हर्बिसाइड है, ये हर्बिशियस नेचर के सब प्लांट्स को किल करेगा। चाहे आपकी फसल हो, चाहे खरपतवार हो, जो भी मतलब जो हरे भरे हैं, जो शाकीय पौधे, इनको सबको नष्ट करता है ना। तो ये जो होते हैं शाकनाशी होते हैं, ये आपकी फसलों प्लस खरपतवार दोनों को नष्ट करते हैं। जैसे मैं जो नॉन सिलेक्टिव की बात करूं, जैसे अपने जैसे बड़े बड़े गोदाम होते हैं, रोड के किनारे हैं, इसके अलावा जैसे रेल की पटरियां हैं, इनको साफ करने के लिए, या नई जगह पे जैसे मान लो कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो, उस जगह को साफ करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और इनमें आते हैं पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल, ये हर्बिसाइड होते हैं। ये आपकी फसल होगी तो फसल को भी नुकसान पहुंचाएंगे और खरपतवारों को तो पहुंचाएंगे। दूसरे का नाम ही खरपतवारनाशी है, तो ये सिर्फ किसको मारते हैं? खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे, फसलों को नहीं मारेंगे। ये खरपतवारों का नियंत्रण, जैसे अभी मूंगफली है और मूंगफली में जैसे मोथा है, तो मूंगफली में मोथा के लिए आप जो है बुआई के बाद में तो लेंगे कौन सा? इमिजाथापर, और इससे पहले लेंगे पेंडामेथिलीन। दोनों ही कंडीशन में मूंगफली को कोई हानि नहीं है। तो विडिसाइड का मतलब होता है जो सिर्फ वीड को किल करे, और हर्बिसाइड का मतलब होता है जो आपके सब हर्बिशियस नेचर के जितने भी प्लांट्स है, वेजिटेशन है, वनस्पति है, सबको नष्ट करे, है ना। हालांकि ये आपके यूजी में जो थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जेट और सुपरवाइजर में, इनमें नहीं आते। अब इनकी टिटबिट्स की अपन बात करते हैं। टिटबिट्स में ऐसा है कि विश्व का जो सर्वप्रथम खरपतवारनाशी या विडिसाइड जो खोजा गया था, बात अगर वर्ल्ड की करें, विश्व की, तो वो था 2,4-D। 2,4-D। और अगर बात भारत की करें, तो भारत में सबसे पहले खरपतवारों को मारने के लिए जो रसायन काम में लिया था वो था सोडियम आर्सेनेट। लेकिन अगर भारत में सर्वप्रथम उपयोग के बजाय अगर व्यापारिक पूछ ले कि कॉमर्शियल पर्पस पे, कि भारत में सबसे पहले व्यापारिक उपयोग कौन सी शाकनाशी या खरपतवारनाशी का किया गया था, तो भैया व्यापारिक में आपका आ जाएगा 2,4-D। अब थोड़ा सा 2,4-D के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये जो 2,4-D है, ये जो 2,4-D है, ये मुख्यतः एक ऑक्सीन हार्मोन है। कौन सा है? ऑक्सीन हार्मोन है ये। लेकिन ये ऑक्सीन हार्मोन की तरह काम कब तक करेगा? जब तक इसकी लेस देन 20 ppm एप्लीकेशन या 20 ppm डोज का अपन उपयोग करेंगे। 20 ppm से कम सांद्रता पे 2,4-D आपका काम करता है, किसका? ऑक्सीन हार्मोन का। और अगर आप 20 ppm से ज्यादा मात्रा ले लेंगे, अधिक सांद्रता पर, अधिक कंसंट्रेशन पे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक खरपतवार नाशी या शाकनाशी, हर्बिसाइड, विडिसाइड का कार्य करेगा। कई दफा कई कंपटीशन में इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है दोस्तों। तो 2,4-D की जो फुल फॉर्म होती है 2,4-डाई-क्लोरो, 2,4-डाई-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। 2,4-डाई-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। और एक्चुअल में 2,4-D का यूज क्या है, प्रयोग क्या है इसका? 2,4-D का जो प्रयोग होता है वो ज्यादातर गेहूं में करते हैं। और गेहूं में भी किसके लिए करते हैं दोस्तों? चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, ब्रॉड लीव्स वीड के लिए। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार गेहूं में कौन कौन से हैं? बथुआ और खरबथुआ, चीलवा और भाबरा, जिनको अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बथुआ और खरबथुआ। इसके बाद में दोस्तों कई बार कई कंपटीशन में आ जाता है कि गेहूं की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें आप 2,4-D का प्रयोग नहीं कर सकते। 2,4-D का गेहूं में कर रहे हैं, किसके लिए? चौड़ी पत्ती वालों के लिए। कौन है चौड़ी पत्ती वाले? बथुआ और खरबथुआ। अब गेहूं की कौन सी किस्म में अपन जो है 2,4-D का प्रयोग नहीं कर सकते?
तो वो है आपकी HD 2009। ये वो किस्म है जिसका अपने भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान था। जिस समय हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे और हरित क्रांति का दौर चल रहा था ना, तो इसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दिया था। तो SD 2009 को अपन अर्जुन भी कहते हैं, इस वैरायटी को अर्जुन। गेहूं की किस्म हो गई है ना। तो इस गेहूं की किस्म में एक्चुअल अपन प्रयोग नहीं कर सकते, 2,4-D का प्रयोग नहीं। कारण यह है कि आपका जो 2,4-D है वो चौड़ी पत्ती वालों को जो है नष्ट करता है, और इसमें इस किस्म की जो पत्तियां होती है ना वो चौड़ी होती है। इसके अलावा एक फसल है जिसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं कर सकते हम, कपास में। कपास की पत्तियां चौड़ी होती है, अगर उसमें 2,4-D का प्रयोग कर देंगे तो जो है एंगुलर लीफ स्ट्रक्चर हो जाएगी, अंगुली नुमा पंजे की तरह हो जाएगी, पत्तियां ऐसे सिकुड़ जाएगी, है ना। तो एंगुलर लीफ स्ट्रक्चर हो जाएगी, है ना, अंगुली नुमा या पंजे नुमा, अंगुली नुमा पत्ती संरचना हो जाएगी, है ना, कपास में। तो कपास में भी 2,4-D का प्रयोग नहीं कर सकते, 2,4-D का प्रयोग नहीं कर सकते। अच्छा, कई बार ये पूछ लेते हैं, जैसे सुपरवाइजर 2009 में पूछा हुआ है कि 2,4-D का प्रयोग गेहूं में करे कब। तो इसका प्रयोग किया जाता है बुआई के 30 से 35 दिन बाद, 30 से 35 दिन बाद किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा शाकनाशी कौन सा देश प्रयोग करता है। विश्व में सर्वाधिक हर्बिसाइड या वीडिसाइड का यूज, सर्वाधिक शाकनाशी, तो सबसे ज्यादा शाकनाशी काम में लेता है जापान। जापान में औसतन 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। और अगर इन केस ऑफ इंडिया, भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो भारत में अभी भी जो है 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर ही हम लोग जो है किसका यूज कर रहे हैं, हर्बिसाइड वीडिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं केमिकल्स के सीक्वेंस का, जैसे केमिकल्स में इंसेक्टिसाइड भी आता है, फंजीसाइड भी आता है, वीडिसाइड भी आता है, अलग अलग आते हैं। तो विश्व में इनका सही क्रम क्या है प्रयोग करने का, कि सबसे ज्यादा कीटनाशक यूज में हो रहे हैं, फफूंदनाशक हो रहे हैं, या खरपतवारनाशी। तो अगर मैं बात करूं विश्व के संदर्भ में, विश्व में सर्वाधिक जो है HIF, विश्व में सर्वाधिक यूज में आ रहा हर्बिसाइड, H फॉर हर्बिसाइड। हर्बिसाइड कहते हैं दोस्तों शाकनाशी को। विश्व में खेतों में सबसे ज्यादा जहर शाकनाशी के रूप में डाला जाता है, और I फॉर होता है इंसेक्टिसाइड, और इंसेक्टिसाइड होता है आपका कीटनाशक या कीटनाशी, और F का मतलब होता है फंजीसाइड। तो फंजीसाइड कहते हैं दोस्तों किसको, जो फंगस से होने वाली बीमारियों को मारते हैं या फफूंद को मारते हैं, फफूंद नाशक या कवकनाशी भी इसको आप बोल सकते हो, फफूंदनाशी या कवकनाशी। तो अगर आपसे जनरली कंपटीशन में ये पूछ ले कि विश्व में जो रसायनों का प्रयोग हो रहा है उसका सही क्रम क्या है या सबसे ज्यादा कौन सा है, तो HIF बोलेंगे आप, H फॉर हर्बिसाइड, I फॉर इंसेक्टिसाइड, F फॉर फंजीसाइड। और अगर अब भारत के संदर्भ में बात करें, तो भारत में अपन सबसे ज्यादा जो है यूज करते हैं, भारत में हो जाएगा ये IFH, अपने कीड़े मारने वाली सबसे ज्यादा। अपने सब कुछ चलेगा, चारा चाहे भले ही फसल में हो चल जाएगा, लेकिन कीड़े नहीं दिखने चाहिए ना। कीड़े दिखते ही तो अपन को लगता है फसल को नुकसान ये पहुंचाती है, जबकि एक्चुअल में इंसेक्ट इतने नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कारकों का मैंने एक दिन आप लोगों को खरपतवारों में बताया था शुरू में, उसकी ट्रिक थी विडो, W फॉर वीड, I फॉर इंसेक्ट, D फॉर डिजीज, O फॉर अदर फैक्टर। यानी सबसे ज्यादा कौन नुकसान पहुंचाते हैं, वीड्स, खरपतवार। खरपतवार 45% यील्ड का लॉस कर देते हैं, है ना, टोटल जो आपके उपज आती है उसका 40-45% नुकसान कर देते हैं। तो भारत में आ जाएगा भाई I फॉर इंसेक्टिसाइड, यानी सबसे ज्यादा कीटनाशकों का हम प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशी दवाइयों का। फिर फंजीसाइड यानी फफूंदनाशकों का, फफूंदनाशी का। और लास्ट लास्ट में चारा वाला तो हम या तो हाथ से निकाल लेंगे, नहीं तो जो है दवाई छिड़केंगे ही नहीं, है ना। तो हर्बिसाइड हो जाएगा खरपतवार नाशी। तो ये तो हो गया कुछ जनरल टिटबिट्स कि कौन कहाँ सबसे ज्यादा है, किसमें क्या कम है, किसमें क्या चल रहा है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अब पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन जो है हर्बिसाइड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना, खरपतवारों का वर्गीकरण।
खरपतवारों का वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण किया जाता है ये अलग अलग तरीके पे किया जाएगा। जो पहला वर्गीकरण होगा वो किया जाएगा टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पे, प्रयोग समय के आधार पे, है ना, कि इनका प्रयोग कब करें। प्रयोग समय के आधार पे, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपको पता है कि गेहूं में 2,4-D होता है, आइसोप्रोटिनान छिड़कते हैं। जैसे चावल में जो है प्रोपेनिल, बेंथियोकार्ब या जो है पेंडामेथिलीन, ये काम में लेते हैं। लेकिन आप लेते तो हैं, लेकिन कब छिड़कें? फसल को बेचने से पहले छिड़कें, उगने के बाद छिड़कें, या खड़ी फसल में छिड़कें, 2 पत्ती की अवस्था पे, 4 पत्ती, है ना। और पिछले पिछले 2 साल से कंटिन्यू जेट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहीं से आ रहा है कि निम्न में से कौन से शाकनाशी का प्रयोग कब करेंगे। उदाहरण देके उसका या तो आपसे जो समय पूछ लेगा या समय देके पूछ लेगा कि इस उदाहरण में कौन सा सुटेबल हर्बिसाइड है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो 3 तरीके से अपन जो है खरपतवारों का स्प्रे करते हैं या काम में लेते हैं। पहला आएगा इसमें, या एबीसीडी का ए बना देता हूं मैं, यह आता है आपका मृदा में मिलाकर या खेत की तैयारी के समय। मृदा में मिलाकर ऑब्लिग खेत तैयारी के समय। खेत की तैयारी के समय या मृदा में मिलाकर, या इसको आप बोल सकते हो बुआई पूर्व, बोने से पहले, बुआई पूर्व। अब बुआई पूर्व की इंग्लिश तो जाएगी प्री शोविंग, और मृदा में या खेत में मिलाकर को अंग्रेजी में बोलते पीपीआई। ये कई बार ऐसे कैसे देता है कि निम्न में से ऐसा शाकनाशी जिसका यूज पीपीआई करते हैं। पीपीआई बोले तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, है ना। प्री प्लांट यानी पौधे लगाने से पहले, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, पीपीआई, है ना। जब अपन खेत में पड़ाव करते हैं, फसल को बो नहीं रहे हैं, मिट्टी को अपन तैयार कर रहे हैं, बार बार हेरो, कल्टीवेटर, जुताई, जो भी चीजें करते हैं, ये जो कल्चरल ऑपरेशंस करते हैं, उस दौरान मिट्टी में जो खरपतवारनाशी मिलाए जाते हैं वो सारे कहलाते हैं पीपीआई। और पीपीआई का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, और वो है आपका फ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन। और फ्लूक्लोरेलिन बाजार में किस नाम से मिलता है? बेसालीन। और ये फ्लूक्लोरेलिन कौन सी फसलों का खरपतवारनाशी है? दलहनी फसलों का। जैसे मूंग, मोट, गुआर, मूंग, मोट, मूंगफली, गुआर, इनको बोने से पहले अगर आप उसमें कचरा नहीं हो, चारा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि बोने से पहले पड़ाव के टाइम ही, है ना, पलेवा जो करते हैं प्री इरिगेशन, उसमें क्या करेंगे आप फ्लूक्लोरेलिन को जो है आप वेंचुरी से या स्प्रेयर से या मिट्टी में मिलाकर खेत में डाल देंगे। इसके अलावा इसके जैसा एक और आता है ट्राईफ्लोरेलिन। ये तो फ्लूक्लोरेलिन था, वो है ट्राई फ्लूरेलिन। तो जिनके पीछे लीन लीन आ रहा है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? पीपी आई है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी स्थिति क्या आएगी? पहली तो मैंने कह दिया कि बुआई से पहले। अब बुआई तो हो जाएगी लेकिन उगेगा नहीं, अंकुरण नहीं होगा, है ना। तो अब जो स्थिति हो रही है वो है बुआई के तो बाद में, लेकिन अंकुरण से पूर्व। और दोस्तों इस अंकुरण पूर्व को हिंदी में बोला जाता है निर्गमन पूर्व। निर्गमन पूर्व। और इंग्लिश में बोलेंगे इस पूरे प्रकरण को प्री। प्री यानी पहले, और इमरजेंस। और इमरजेंस का मतलब होता उगना। जैसे अपन कहते हैं ना कि ही इज द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2020, जो भी है, कि ये उगता हुआ है या अंकुरित होता हुआ। तो ऐसे खरपतवारनाशी जिनको बीजों की बुआई तो हो गई लेकिन अभी तक उगे नहीं है, उनमें जो है कौन कौन से काम मिलेंगे? ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस प्रकार के खरपतवारनाशी किसानों में भी लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा उदाहरण यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है पेंडामेथलीन। ये पेंडामेथलीन 2020 में शायद जेट में आया था, 19 में आया था, 20 में आया था। इसके अलावा सीमाजीन,
ये 19 में आया था। फिर इसके अलावा एट्राजीन, इसके अलावा मोनोयूरोन, डायूरोन, इसके अलावा एलाक्लोर, इसके अलावा नाइट्रोफेन, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पेंडामेथलीन और सिमाजीन प्रयोग समय के आधार पे कब करें, फसल को बो दें लेकिन उगने से पहले, आफ्टर द शोविंग बिफोर द इमरजेंस विल बी यूज्ड, इसके बाद में इनको प्रयोग किया जाता है। एक और लिखना चाहो तो आप मेटाक्लोर भी लिख लेना ब्यूटाक्लोर के साथ में, एलाक्लोर के साथ में, सॉरी। ये सारे के सारे हो गए। अब इसके बाद में तीसरी स्थिति आती है अंकुरण के बाद खड़ी फसल में, है ना। अंकुरण के पश्चात, वो तो प्री इमरजेंस था, और ये हो जाएगा दोस्तों पोस्ट इमरजेंस। वो तो प्री इमरजेंस था, ये पोस्ट इमरजेंस है, यानी उग गई फसल और अब खड़ी फसल है ना, तो अंकुरण के पश्चात खड़ी फसल में। अंकुरण के पश्चात खड़ी फसल में कौन कौन से काम मिलेंगे, तो जितने भी अपन फसलों में और बचे हुए हैं उनको जो अपन लेंगे, और इसको वैसे हिंदी में निर्गमनोत्तर भी, उसको निर्गमन पूर्व था निर्गमनोत्तर भी बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे दोस्तों जैसे 240 हो गया, आइसोप्रोट्यूरान हो गया, 240 है, आइसोप्रोट्यूरान है। इसके बाद में इसमें आ जाएगा आपका जैसे प्रोपेनील है, सल्फोसल्फ्यूरान है, पेराक्वाट है, डाइक्वाट है, प्रोपेनील, सल्फोसल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान, पेराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, ये हो गए आपको खड़ी फसल में जो काम में लेते हैं अंकुरण के बाद में। तो इस क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन बहुत से अच्छे और इंपॉर्टेंट आते हैं भैया। कौन कौन से तो बुआई पूर्व है, कौन से बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पूर्व है, कौन से अंकुरण के बाद या खड़ी फसल में या पोस्ट इमरजेंस है, तो उनका यूज आप देख लें। अब दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, 2 नंबर पे जो क्लासिफिकेशन होगा वो है मोड ऑफ एक्शन के आधार पे, कार्य प्रणाली के आधार पे, है ना, कार्य करने के आधार पे या कार्य प्रणाली के आधार पे। मोड ऑफ एक्शन या कार्य प्रणाली के आधार पे। अब इसमें वो कैसे कैसे काम करते हैं, वो स्थानांतरित होंगे या नहीं होंगे, इसमें है। तो इसमें जो पढ़ेंगे दोस्तों वो है 1 नंबर पे वर्णात्मक, बोले तो सेलेक्टिव, ऑब्लिक स्थानांतरित, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेटेड। स्थानांतरित वर्णात्मक या स्थानांतरित या ट्रांसलोकेटेड। दोस्तों आपने एक चीज सुनी होगी
कि वर्णात्मक, वर्ण का मतलब होता है किसी चीज का चुनाव करना, सिलेक्शन करना, और स्थानांतरित का होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। पहले एक एक चीज को समझते हैं, पहले सेलेक्टिव में चलते हैं। इसमें जितने भी हम शाकनाशी पढ़ेंगे, खरपतवारनाशी पढ़ेंगे, इनका हम स्पेशल पर्पस के लिए सिलेक्शन करते हैं। जैसे बाजरा में है तो एट्राजीन ही लेना है, मक्का है तो सिमाजीन ही लेना है। जैसे मान लो कि तंबाकू में औरबंकी हो गया तो मिथाइल ब्रोमाइड लेना है। रिजगा में अमरवेल है तो पेराक्वाट लेना है। गेहूं में भी चौड़ी पत्ती वाला हो गया तो 2,4-D लेना है। गेहूं में शकरी पत्ती वाला खरपतवार हो गया तो आइसोप्रोट्यूरान लेना है। यानी हमें फसल के साथ साथ उसके खरपतवारों का भी चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी फसल में कौन से खरपतवार को मार रहे हैं। तो आपके वर्णात्मक का परिभाषा क्या हो जाएगी? फसलों का चुनाव प्लस खरपतवारों का। और ये नष्ट किसे करेंगे? सिर्फ खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो एक चीज तो सिलेक्शन से संबंधित आपकी दूर हो गई होगी कि इनको सेलेक्टिव क्यों कह रहे हैं। ये जो है क्रॉप्स का भी सिलेक्शन करते हैं और कौन से खरपतवार को मारना है, टारगेट जो वीड होता है उसका भी सिलेक्शन करते हैं। और दूसरी है इसकी ट्रांसलोकेटेड, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। माना कि जैसे ये कोई पौधे का डायग्राम है, और इस पे आपने कोई जो है इंसेक्टिसाइड, कोई जो है हर्बिसाइड खरपतवारनाशी का स्प्रे किया, और आप जैसे नोजल लेके चल रहे हो ट्रैक्टर के साथ साथ में, और धीरे धीरे जो है कुछ बूंदे ऐसे पौधे पे गिर गई। ऊपर वाली 5-4 पत्तियों पे गिर गई, नीचे वाली पत्तियों पे नहीं गिरी। और इसके बाद आप नेक्स्ट दूसरे पौधे पे चले गए। तो स्थानांतरित का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे ये खरपतवार था और इस खरपतवार के कुछ पत्तियों पर या ऊपर वाले हिस्से पे ही जो शाकनाशी का स्प्रे हुआ, कुछ समय बाद में ये क्या होगा, इस पौधे के पूरे सिस्टम में, पूरे पौधे के पार्ट में, पूरे भागों में क्या होगा, ये जहर या ये शाकनाशी फैल जाएगा और इसको मार देगा। तो कुल मिला के ये कैसे होते हैं? स्थानांतरिक प्रकृति के होते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते। पौधे के संपूर्ण भागों में फैल जाते हैं। पौधे के संपूर्ण भागों में जो है ये फैल जाएंगे, तो इनको कहेंगे अपन वर्णात्मक या स्थानांतरित। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हियर वी राइट द एग्जाम्पल। जितने भी फसलों में काम में लेते हैं वो सारे के सारे वर्णात्मक है। जैसे एट्राजीन बाजरा में ले रहे हैं तो फसल का चुनाव कर रहे हैं। इसके बाद में शिमाजीन, एलाक्लोर, 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान के बाद में आता सल्फोसल्फ्यूरान, सल्फोसल्फ्यूरान है, आइसोप्रोट्यूरान है, एट्राजीन है, शिमाजीन है, एलाक्लोर है, 2,4-D है। जो जो फसलों में काम में लेंगे और टारगेट वीड को जो किल करते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे भैया? वर्णात्मक। वर्णात्मक की एक विशेषता क्या होती है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अगर पौधे की जड़ों में थोड़ा सा स्प्रे हो गया तो पत्तियों तक चले जाएंगे, और ऊपर वाली पत्तियों में अगर स्प्रे हो गया तो ये पौधे के पूरे होल बॉडी में, पूरे शरीर में क्या करेंगे? असर दिखाएंगे। अब इसके बाद में मोड ऑफ एक्शन पे दूसरा आता है, मोड ऑफ एक्शन पे दूसरा आता अवर्णात्मक। अवर्णात्मक, नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव, इनका हम चुनाव नहीं करेंगे कि बाजरा में लेना है, मूंग में लेना है, या उस खरपतवार को मारना है। ये बाजरा को भी मारेंगे और खरपतवारों को भी मारेंगे। और इनकी दूसरी विशेषता होती है, वो होती है, ये होते हैं संपर्क शाकनाशी। संपर्क शाकनाशी।
और इनको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड या वीडिसाइड। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड या वीडिसाइड। अवर्णात्मक का मतलब हो जाएगा दोस्तों फसलों और खरपतवारों दोनों को नष्ट, किसी का चुनाव नहीं करते हैं ये, दोनों को एक ही नजर से देखते हैं, फसल हो चाहे खरपतवार हो, फसलों एवं खरपतवार दोनों को नष्ट कर देते हैं। और फिर दूसरी टर्म आ रही संपर्क शाकनाशी। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये आपका कोई फसल का पौधा मान लो या कोई खरपतवारनाशी शाकनाशी, कोई खरपतवार मान लो या तो कोई फसल का पौधा मान लो। जैसे ये तो खरपतवार खड़ा है और खरपतवार के पास में ही ये खड़ा आपका कोई फसल का पौधा। और आप ट्रैक्टर की नोजल से स्प्रे कर रहे हो शाकनाशी का। ये पौधे में यहां 4-5 जगह हो गया, इसमें भी यहां 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 स्प्रे हो गया। अब एक तो कहा मैंने इनका चुनाव नहीं करते, अवर्णात्मक हो गया। दूसरा मैंने कहा कि संपर्क शाकनाशी होते हैं, जहां जहां आपकी दवाई गिरेगी, जहां जहां शाकनाशी का स्प्रे होगा, वो स्थान ही जो है जलेगा, बाकी का नहीं जलेगा, चाहे फसल का हो। ये तो हो गई फसल, और ये हो गया आपका खरपतवार। खरपतवार और फसल में जहां जहां संपर्क में जो हिस्सा आएगा, कांटेक्ट में जो आएगा वही नष्ट होगा, बाकी नहीं होगा। इसलिए इनको क्या कहते हैं, कांटेक्ट हर्बिसाइड भी बोला जाता है। और इनके एग्जाम्पल है 4-5, इनको रट लो तो फिर उनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी वर्णात्मक को। पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल, ग्लाइपोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल, ग्लाइपोसेट। ये जो ग्लाइपोसेट है ना, ये ग्लाइपोसेट थोड़ा सा अपवाद है भाई। इनको कहां काम में लेते हैं, पैराक्वाट, डाइक्वाट, वीड ऑयल को ज्यादातर काम में लेते हैं जहां जैसे रेलवे के, जैसे मान लो कि जैसे पटरियां, उनमें गोदामों की जमीन को साफ करने में, रोड के किनारों को साफ करने में, बड़े बड़े बगीचों को, गार्डनों को जो है एकदम साफ करने में, नई बिल्डिंग भवन बनाने से पहले जो भूमि होती है जिसमें खरपतवार होते हैं उनको साफ करने में, है ना, इनमें काम में लेते हैं। लेकिन जो ग्लाइपोसेट है, इस ग्लाइपोसेट का एक फिर से जो है एक्सेप्शन, अपवाद है। यह अवर्णात्मक तो है, देखो ये अवर्णात्मक तो है लेकिन संपर्क नहीं है। यह संपर्क नहीं है, अवर्णात्मक तो है लेकिन संपर्क नहीं है। यह है अवर्णात्मक और स्थानांतरित। ये जहां संपर्क में आने वाले हिस्से कोई खराब नहीं करेगा पौधे के, ये ट्रांसलोकेटेड भी हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे भी चला जाएगा। तो ये दोस्तों दो मौके मोटे मोटे थे। इसके बाद में कुछ आते हैं मृदा धूमकनाशी। सॉयल फूमिगेंट्स, यानी ऐसे शाकनाशी जिनको जमीन में मिलाया जाता है, जमीन में मिलाने के बाद ये वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में, धुआं के रूप में क्या करते हैं, खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। इनको कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका एक तो मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड है, क्लोरोपिक्रीन है। तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल आपका मिथाइल ब्रोमाइड। यह मिथाइल जो ब्रोमाइड होता है, यह सोलिनेसी कुल में पाए जाने वाला जो परजीवी खरपतवार है ओरोबंकी, यानी तंबाकू में ओरोबंकी का नियंत्रण करता है। तंबाकू में ओरोबंकी का नियंत्रण करता है मिथाइल ब्रोमाइड। इसके बाद में 2 नंबर पे आ जाएगा इसमें कार्बन डाइसल्फाइड। इसके बाद में फिर आ जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड आ गया, कार्बन डाइसल्फाइड आ गया, क्लोरोपिक्रीन आ गया।
इनमें आप इस मिथाइल ब्रोमाइड को थोड़ा सा देख लें, बाकी ज्यादातर नहीं आते हैं। इसके बाद में कुछ मर्दा सक्रिय देख लेते हैं जो जमीन में कौन कौन से काम में लेते हैं। मर्दा सक्रिय शाकनाशी, मर्दा शकरी का मतलब हो गया जिनका बुआई से पहले जमीन में मिला के काम में लेते हैं। तो बुआई से पहले जमीन में मिलाकर मोटा मोटा एग्जाम्पल आप इसमें याद रखें, फ्लूक्लोरेलिन जो बुआई पूर्व में था, फ्लूक्लोरेलिन इसको याद रखें। और फ्लूक्लोरेलिन के साथ साथ आप इसमें जो है याद कर सकते हो, जैसे आपका आ गया फ्लूक्लोरेलिन हो गया, इसके अलावा ईपीटीसी आ गया, एलाक्लोर आ गया, ईपीटीसी को भी ले सकते हो आप, पर ज्यादातर इसको देखें। फिर 2 नंबर पे आता है आपका मर्दा सक्रिय के बाद में पत्र सक्रिय शाकनाशी जो पत्तियों पर स्प्रे किए जाते हैं, पत्र सक्रिय। पत्र सक्रिय जो पत्तों के ऊपर जिनका स्प्रे करते हैं, फोलियर जैसे 2,4-D का किया जाता है, आइसोप्रोट्यूरान का किया जाता है। टू 4-D हो गया, आइसोप्रोट्यूरान हो गया। इसके बाद में जैसे इमिजाथापर हो गया। इसके बाद में जैसे पैराक्वाट डाइक्वाट हो गया। तो ये हो जाएंगे कुछ पत्र सक्रिय। अब इसके बाद में लास्ट में जो पढ़ेंगे वो कौन सी फसल में कौन सा शाकनाशी काम में लेंगे, तो इसको हम शॉर्ट के तौर पे जो है टेबल्स में पढ़ लेते हैं ना। कौन सी फसल में कौन सा शाकनाशी काम में लेंगे, तो देखिए सबसे पहले अपनी फसल है गेहूं, और गेहूं में सबसे पहले काम में ले रहे हैं 2,4-D, 2,4-D। देखिए 2,4-D जो है वो कितने रूप में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है एस्टर में, किस में पाया जाता है, एस्टर में। एक पाया जाता है एमाइन साल्ट में, एक पाया जाता है सोडियम साल्ट में। तो एमाइन, एस्टर और साल्ट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एस्टर, एस्टर में सबसे कम मात्रा लेते हैं, ½ किलो 1 हेक्टेयर में। और जो एमाइन होता है इसमें लेते हैं 0.25 किलो यानी 0.75। और जो सोडियम साल्ट होगा उसमें लेंगे 1 किलो। और 2,4-D को जो किसके काम में लेते हैं, गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में, जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन है, बथुआ और खरबथुआ। ये दोनों ही 1 वर्षीय हैं और रबी के हैं, 1 वर्षीय रबी के खरपतवार। 1 वर्षीय और रबी के खरपतवार, इनका ये समय भी याद रख लेना कि बुआई के कितने दिन बाद में काम में लेते हैं, 30 से 35 दिन के बाद में। इसके बाद में देखिए 2 नंबर पे आता है आपका आइसोप्रोट्यूरान। आइसोप्रोट्यूरान कौन से खरपतवारों को नष्ट करता है, शकरी पत्ती वाले खरपतवारों को। और शकरी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है गेहूं में, गेहूं के मामा जी बोले तो गेहूं सा, और गेहूं सा को क्या कहते हैं, फेलेरस माइनर कहते हैं। फिर इसके बाद में जो है 3 नंबर पे है सल्फो सल्फ्यूरान। देखो सल्फो सल्फ्यूरान की कहानी ऐसे है कि गेहूं में जो आइसोप्रोट्यूरान है, ये किसको नष्ट कर रहा है, शकरी पत्ती वाले खरपतवारों को। और शकरी पत्ती में कौन आ रहा है, गेहूं सा। लेकिन हुआ क्या कि किसी पर्टिकुलर कीट को मारने के लिए या पर्टिकुलर खरपतवार को मारने के लिए अगर हम लगातार एक ही प्रकार के रसायन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होता है कि उस रसायन के प्रति जो है प्रतिरोधक हो जाता है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है। तो हुआ ये कि ये जो गेहूं सा है ये इस आइसोप्रोट्यूरान के प्रति क्या हो गया, प्रतिरोधक हो गया। और ये चीज किसने बताई थी, ये चीज बताई हिसार में मलिक ने। हिसार में मलिक नामे के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि इससे नहीं मरेगा। तो फिर जो है दूसरा नियंत्रण किया गया इस गेहूंसा का आइसोप्रोट्यूरान के बाद में, किससे नियंत्रण किया गया, सल्फो सल्फ्यूरान से, सल्फो सल्फ्यूरान से किया गया।
और ये सल्फोसल्फ्यूरान की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 25 ग्राम। इसके बाद में इसके जैसे आता है मेड सल्फ्यूरान, ये कुछ नाम दे रखे हैं, उनके भी आप नाम पढ़ लेंगे, जैसे फिनाक्साफ्लॉप इथाइल है, कारफेंट्राजोन है, कारफेंट्राजोन भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6, हाँ ये 6 है। और कार इसके बाद में पढ़ेंगे 2 नंबर पे धान, धान बोले तो चावल। 2 नंबर पे पढ़ेंगे अपन धान या चावल। धान के अंदर भी देखिए मुख्य रूप से 3 खरपतवारनाशी है, 1 है, 2 है और ये 3 है। ये 3 दिए जाते हैं। पहला है ब्यूटाक्लोर, और ब्यूटाक्लोर की मात्राएं ज्यादातर आपसे कंपटीशन में नहीं पूछते। प्रयोग कब करते हैं ब्यूटाक्लोर को? धान की रोपाई के 1 सप्ताह के बाद में। यानी ये कैसा हो गया, रोपाई के बाद में काम में ले रहे हैं तो पोस्ट इमरजेंस हो गया, पोस्ट इमरजेंस हो गया ब्यूटाक्लोर। फिर इसके बाद में है प्रोपेनिल, प्रोपेनिल को बोलते हैं स्टाम्प ऐप 34 भी बोलते हैं। इसका किया जाता है 2 से 3 पत्ती अवस्था पे, तो ये भी कैसा है, पोस्ट इमरजेंस यानी खड़ी फसल में। और तीसरा आता है बेंथियोकार्ब, कौन सा आता है, बेंथियोकार्ब। इसको धान की बुआई या रोपाई से पहले काम में लेते हैं ना, तो ये हो जाता है या तो प्री इमरजेंस या प्री शोविंग। ये तीनों याद कर लेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पाइराजो सल्फ्यूरान है, फिनोक्साप्रोप इथाइल है, इसके बाद में जो है एनिलाफोश है, 22 पायरीबेक सोडियम है, अजीम शुफ्यूरान है, इनके बारे में भी देख ले। लेकिन मुख्यतः ब्यूटा, प्रोपेनिल और बेंथियोकार्ब ये 3 है। फिर इसके बाद में आता है मक्का, गन्ना, आलू। मक्का के लिए मुख्यतः कौन सा लिया जाता है, सिमाजीन। और सिमाजीन के बाद में 2 नंबर पे लिया जाता है मक्का में एट्राजीन। और जब अपन इनका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो सिमाजीन और एट्राजीन कैसे थे, ये प्रयोग समय के आधार पे तो थे प्री इमरजेंस। कैसे थे, प्री इमरजेंस यानी अंकुरण पूर्व, फसल की बुआई के बाद में लेकिन अंकुरण से पूर्व। और अपने इसमें अगर बाजरा में, मक्का में इनका सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये थे आपके सिलेक्टिव। कैसे थे, सिलेक्टिव बोले तो वर्णात्मक शाकनाशी, सेलेक्टिव या वर्णात्मक। इसके बाद में देखो सीधा सीधा पूछ लेते कि बाजरा में डालने वाला शाकनाशी कौन सा, एट्राजीन है ना। और इसके बाद में ये ज्वार में भी काम में आता है। फिर इसके बाद में एक और था मेथा बेंजाथ्यूजुरान है ना, और मेथा बेंजाथ्यूजुरान जो है ये भी जो है डब्ल्यूओ के कंपटीशन में पूछा हुआ। ये भी आपके जो सीरियल्स होते हैं जैसे वीट है, बार्ले है, गेहूं और जो है इनमें जो है लिया जाता है काम में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन चूंकि एक दलहनी फसल है, कैसी है, दलहनी फसल है, दलहन कम ऑयल कम पल्सेज क्रॉप। तो इसमें सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो खरपतवारनाशी कौन सा है, एलाक्लोर। फिर इसके बाद में काम में लिया जाता है मेट्रीबिजीन। फिर इसके बाद में जो है दलहनी फसलों में 2 चीजें देखना आप यहां, एक तो दलहनी फसलों में खड़ी फसल में, ये दलहनी फसल हो गई। और दलहनी फसल में 2 स्थिति होती है, एक तो होती है दलहनी फसलों में, एक तो स्थिति होती है आपकी खेत की तैयारी के समय यानी मृदा में मिलाकर। पहला ऑप्शन तो ये रहता है कि आप चारा को नष्ट करने के लिए मृदा में मिलाकर दवाई डालें जिसको पीपीआई बोलते हैं। और दूसरा रहता है खड़ी फसल में, खड़ी फसल को कहते हैं पोस्ट इमरजेंस, उगने के बाद। अब देखिए मृदा में मिलाकर दलहनी फसलों में, कोई सी भी दलहनी फसल हो उसमें काम में लिया जाता है क्या, फ्लूक्लोरेलिन। फ्लूक्लोरेलिन लिया जाता है। जबकि खड़ी फसल में लिया जाता है दलहनी फसलों में इमिजा थापर। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा पुटअप हो रहा है और किसानों में लोकप्रिय भी हो रहा है। जैसे अभी मूंग है, मोट है, ग्वार है, मूंगफली है, इनमें अगर मान लो कि खड़ी फसल में अगर खरपतवार हो रहे हैं, चारा हो रहा है, तो इमिजा थापर का प्रयोग करें। इमिजा थापर का प्रयोग किया कब जाता है, देखिए इधर लिखा हुआ है, इमिजा थापर का बुआई के बाद में कब किया जाता है, 20 से 25 दिन पे। और जब आपकी फसल में कितनी पत्तियां हो, 20-25 दिन पे। और जब लीव्स स्टेज होनी चाहिए 2 से 4, 2 to 4 लीव्स स्टेज है ना इस पे।
तो देखिए फ्लूक्लोरिलीन का फसल की बुआई या रोपाई से पहले लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है ट्राइफ्लूरिलेन है, क्यूजालापोप इथाइल है। फिर इसके बाद में मूंगफली है, मूंगफली और तिलहनी फसलों में लिया जाता है पेंडामेथालिन। और इसके बाद मूंगफली में वैसे सबसे अच्छा रहता है नाइट्रोफेन। फिर मूंगफली भी एक प्रकार की दलहनी की फसल है, तो इसमें लिया जाता है इमिजा थापर। और इमिजा थापर नहीं मिले तो फ्लूक्लोरेलीन है। फिर इसके बाद में आता है कपास। सरसों में फ्लूक्लोरेलीन काम में लेंगे, तिलहनी फसल है। और अगर फ्लूक्लोरेलीन नहीं आता है सरसों में तो दूसरा लेंगे पेंडामेथालिन। इसके बाद में कपास, कपास में मोनोयूरोन और डायूरोन है। इसके बाद में ऑक्साडाइजोन है, ग्लाइपोशेट है जो नॉन सिलेक्टिव है। इसके अलावा क्यूजोलापाप इथाइल है। इसके बाद में ग्लूफोसिनेट है, ये भी थोड़ा सा देख लेना, कपास में ग्लूफोसिनेट है। इसके बाद दलहनी फसलों में पेंडामेथालिन काम में लेते हैं और इमिजा थापर भी काम में लेते हैं और फ्लूक्लोरिलीन भी। तीनों का अलग अलग समय है। फ्लूक्लोरिलीन को खेत की तैयारी के टाइम लेंगे और पेंडामेथलिन को बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले लेंगे। और इमिजा थापर को बुआई के बाद में खड़ी फसल में 3 से 4 या 2 से 4 पत्ती अवस्था पे लेंगे। इसके बाद में आता है रिजका, ये रिजका है भाई। रिजगा में जो अमरबेल होती है, अमरबेल के नियंत्रण के लिए रिजगा को काटने के बाद में किसका स्प्रे करें? 0.2% पैराक्वाट का। इसके बाद में आती है बरशीम है, बरशीम। बरसीम में लेते हैं डाइकोसेल एसिटेट। जीरा, धनिया और सौंफ, मेथी ये आते हैं, इनमें लेते हैं ऑक्सीडाइरजेल या ऑक्सीफ्लोरोफेन। ये ऑक्सीफ्लोरोफेन एक ही शब्द है जो बाजार में मिलता है किसके नाम से? गोल के नाम से। किसके नाम से मिलता है? गोल। फिर इसके बाद में गेहूं जो का आ गया। फिर है अलसी, अलसी में लेते हैं MCPB। इसके बाद में आता है कि जो खरपतवारनाशी आते हैं इनका व्यापारिक नाम भी कई बार पूछ लेते हैं। तो जैसे एट्राजीन को किस नाम से जाना जाता है? एट्राट्रप या एट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। शिमाजीन को किस नाम से जाना जाता है? टेफाजीन से। ब्यूटाक्लोर को किस नाम से? मेचेटी के नाम से। ये थोड़ा देख लेंगे, ब्यूटाक्लोर, मेचेटी। फिर एलाक्लोर को किस नाम से जाना जाता है? लासो, ये भी देख लेंगे। आइसोप्रोटिरान को किस नाम से जाना जाता है? एरेलोन या रोनक, इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सल्फोसल्फ्यूरान को क्या कहते हैं? लीडर। क्या बोला जाता है? लीडर। फिर इसके बाद में मेट्रोब्यूजिन, पेंडामेथलिन, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेंडामेथलिन को क्या बोला जाता है? स्टाम्प बोला जाता है। और जो धान के अंदर चावल में प्रोपेनिल लेते हैं इसको क्या कहते हैं? स्टाम्प F34 कहते हैं। और जो अपने मसालों में काम में लेते हैं ऑक्सीफ्लोरोफेन, इसको जो है बाजार में मिलता है ये गोल के नाम से। और फिर 240 के अलग अलग है ना। फिर इसके बाद में आता है अपने खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण आता है। हालांकि यहां से सुपरवाइजर में जेट में आने के क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, लेकिन कंपटीशन भैया नौकरी का सवाल है, जॉब का है, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहां से भी अपन देखेंगे यहां से कौन से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। इधर तो जो है इनका केमिकल ग्रुप है और इधर दे रखे हैं हर्बिसाइड्स के नाम दे रखे हैं। जैसे केमिकल ग्रुप की बात करूं तो मैं सबसे पहले आता एलिफेटिक्स। एलिफेटिक्स जो ग्रुप होगा इसमें होता है डेलापॉन, ये कम इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है एमाइड समूह, जिनमें एमाइड जुड़ा हुआ रहता है ना। तो एमाइड समूह के अंदर जितने भी उदाहरण आएंगे, एमाइड समूह में जितने भी उदाहरण आएंगे उनके पीछे क्या लगा हुआ रहेगा? क्लोर। जैसे एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये एक नील इसका अपवाद है। तो एलआर ब्यूटा दोनों क्लोर किस में आ जाए? एमाइड में। फिर इसके बाद में है बाई पिरिडिलियम्स। बाई पिरिडिलियम्स में कौन से आएंगे? जिनके पीछे क्वाट हो, जैसे पैराक्वाट और डाइक्वाट, ये बाई। तो बाई में आ जाएंगे क्वाट क्वाट है ना, बाई पिरिडिलियम्स में। जबकि एमाइड में क्या आ जाएंगे? जिनके पीछे क्लोर लगा हुआ हो। फिर इसके बाद में चौथा जो समूह है वो है डाई नाइट्रो एनिलिन्स। डाई नाइट्रो एनिलिन्स, देखो यहां क्या आ रहा है? लीन, लीन। तो यहां लीन समूह वाले आ जाएंगे, जैसे पेंडामेथालीन, फ्लूक्लोरेलीन, ये लीन लीन आ जाएंगे है ना। तो इनसे ऐसे मिला देंगे। फिर इसके बाद में आता है फिनॉक्सी एसिड्स, इसमें से पूछे जा सकते हैं। फिनॉक्सी एसिड का उदाहरण है 2,4-D, 2,4,5-T MCB। जैसे मैं 2,4-D की फुल फॉर्म बोलूं तो कैसे बोलूंगा? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये फिनॉक्सी एसिटिक ग्रुप के हैं।
किसके हैं? फिनॉक्सी एसिड्स के। फिर इसके बाद में दोस्तों देखिए 6 नंबर पे आता है ट्राइजिन्स। ट्राइजिन्स में देखिए इनको याद करने का तरीका, ट्राइजिन्स केमिकल ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? जिनके पीछे जीन ग्रुप हो, जीन समूह हो, जैसे एट्राजीन, शीमाजीन, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद में 7वें नंबर पे आता है, वो तो ट्राइजिन्स था, ये है ट्राइजोन्स। और ट्राइजिनोन्स में आएंगे आपके जिनके पीछे मेट्रिबिजीन, टेरबिट्राइन, ये सब हो। मेट्रिबिजीन किसमें है? ये पूछा जाता है कई बार, ये लिया जाता है आपके सोयाबीन में, सोयाबीन में। फिर इसके बाद में आता है सुफेनिल यूरिएज, सुफोनिल यूरिएज। और सुफोनिल यूरिएज ग्रुप में आएंगे जिनके पीछे यूरोन हो, जैसे सल्फोसल्फ्यूरोन, मेट सल्फ्यूरोन, देखो ये यूरोन, यूरोन, यूरोन। फिर इसके बाद में आता है फिनाइल यूरिएज, ये सुफोनिल यूरिएज थे, ये फिनाइल आते हैं। फिनाइल यूरिएज में आएंगे जिनके पीछे यूरोन हो, मोनोयूरोन और डाईयूरोन। फिर आता है अनक्लासिफाइड, जिनको वर्गीकृत ही नहीं किया गया है। और अनक्लासिफाइड में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2013 पीजी के पेपर में आया था, एमएससी में पीजी के पेपर में 2013 में, कि ग्लाइफोसेट किस में आता है? अनक्लासिफाइड में आता है। फिर इसके बाद में आता है डाईफिनाइल ईथर्स, इनमें नाइट्रोफेन, ऑक्सीफ्लोरोफेन और लेक्टाफेन आते हैं। फिर इसके बाद में अपन जब किसी भी केमिकल का स्प्रे करते हैं तो उनके जो ड्रॉपलेट्स आती है, जो उनके पार्टिकल्स आते हैं, उनका आकार होता है, उस आकार के आधार पे भी होते हैं। जैसे जो वेपर होगी तो वेपर में जो कणों का आकार होगा कितना होगा? 0.001 म्यू माइक्रोन से भी छोटा होगा। ऐसे ही स्मोक का कितना होगा? फॉग का, मिस्ट का, फाइन स्प्रे, कोर्स स्प्रे। कोर्स होता है ना बड़ा और फाइन होता है छोटा। तो इनमें देख लेंगे 400 से ज्यादा है, 100 से ये है। फिर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो जिसमें 400 लीटर प्रति हेक्टेयर से ज्यादा अगर अपन किसी रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हाई वॉल्यूम स्प्रे हो जाएगा। और 500 से 400 के बीच में है तो वो लो वॉल्यूम हो जाएगा। और 5 से कम काम में ले रहे हैं तो वो अत्यधिक कम आयतन वाला हो जाएगा। इसके अलावा कुछ टिटबिट्स हैं जिनका मैंने जो है लगभग आप लोगों को बता दिया है। बिना कृषि वाले क्षेत्रों में सही है, मैंने कहा था रोडों को और इनको साफ करने के लिए ये है। कपास के खेत में 2,4-D का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पूर्ण रूप से नष्ट करने वाला स्थानांतरित लेकिन अवर्गीकृत कौन सा है? ग्लाइपोसेट, जो राउंड अप के नाम से मिलता है। ग्लाइपोसेट का प्रयोग गन्ने को पकाने में भी किया जाता है। और जई ट्राइजीन्स का इमेजाथापर के रूप में संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों केमिकल जो कंपोजिशन, जो केमिकल कंट्रोल है, इसमें अपने ज्यादातर जो मैंने शुरू में आपको प्रयोग समय बताया था कि कब कब प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा फिर उनका मैंने मोड ऑफ एक्शन बताया था कि जैसे सेलेक्टिव कौन है, नॉन सेलेक्टिव कौन सा है, यानी वर्णात्मक, अवर्णात्मक, संपर्क, स्थानांतरिक, यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं रहती है। धन्यवाद।